ऐसे शेप में। दो स्ट्रक्चर्स इसमें बताइए, सेंटर में जेली लाइक न्यूक्लियस और पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है हार्ड एन्युलस फाइब्रोस। चलिए अब इनकी पढ़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये मतलब बहुत बेसिक ये वो था, और डिटेल में आप इनको पढ़ोगे बायोमैकेनिक्स में या पढ़ के आए होंगे फर्स्ट में। तो अब हमने बोला कि ट्रांसलेशन में देते हैं, ऊपर हमने लिख दिया था। तो सबसे पहला इज डिस्क प्रोट्रूजन या फिर डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क बल्ज हो सकता है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं उसकी। बल्ज तो इसके नाम से समझ आ गया, डिस्क प्रोट्रूजन मतलब कि डिस्क जो है वो बाहर आ रही है, जो आपकी आई की डिस्क है। तो हर चीज के लिए स्पेस लिमिटेड है बॉडी में, हर चीज अपनी जगह पे लोकेटेड है। तो अगर कोई अपनी जगह से निकल के किसी दूसरी जगह में एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो वहां की जो स्ट्रक्चर्स है उनको इरिटेट करेगा। और ये अगर आप वर्टिब्रल, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, जो ये है वर्टिब्रल, जो हमने वर्टिब्रा के पार्ट में बोला था। तो इसमें हमने बोला था कि दो पार्ट होते हैं, बॉडी एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। अब बीच में जो ये एक इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन। अगर एक इंडिविजुअल वर्टिब्रा की मैं बात करूं तो ये है वर्टिब्रल फोरामेन, और अगर आप सारे जो वर्टिब्रा लाइन होके पूरा कॉलम बनता है तो ये सारे फोरामेन मिलके बनाते हैं वर्टिब्रल कैनाल। और वहां पे क्या प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कैनाल में? स्पाइनल कॉर्ड। यस, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, तो अब इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। और अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड है। अब स्पाइनल कॉर्ड से आपकी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो आप 31 पे हो तो स्पाइनल नर्व होती है, तो वो रेस्पेक्टिव ईच वर्टिब्रा पे निकलती है। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकल के जाती है आपकी नर्व, स्पाइनल नर्व। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं, आपकी जो डिस्क है वो यहाँ पे लोकेटेड है, ये उसकी जगह है, बट अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी जगह से निकल के अगर यहाँ आती है वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगी, और अगर वो इधर आती है वो स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करेगी। तो जनरली जो देखा गया है एज पर दी एविडेंस या एज पर दी रिसर्चेस, जो पोस्टीरोलेटरल वाला बल्ज होता है, डिस्क बल्ज इज कॉमनेस्ट। तो अगर पोस्टीरोलेटरली डिस्क जो है बाहर निकल रही है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपकी स्पाइनल नर्व। ये ना अगर एक दूसरा वर्टिब्रा अभी हमारे पास है नहीं, मैं आपको इसमें दिखा दूंगी वर्टिब्रल कॉलम में, अगर इसके ऊपर दूसरा वर्टिब्रा आप लगाओगे ना तो यहाँ पे ये जगह बन जाती है, फोरामेन बन जाता है। फोरामेन जनरली आपको पता है कि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके पैसेज के लिए होता है। तो जब इसके ऊपर दूसरा वर्टिब्रा रखोगे तो यहाँ पे फोरामेन बन जाएगा, जगह बन जाएगा, उसको बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। जाहिर सी बात है दो वर्टिब्रा के बीच में है और फोरामेन है तो उसको इंटर वर्टिब्रल फोरामेन, और वहां से आपकी स्पाइनल नर्व निकल के आती है। तो अगर डिस्क निकल के पीछे जाती है तो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगी, पोस्टीरियर लेटरली जाती है तो आपकी नर्व को कंप्रेस करेगी। तो जाहिर सी बात है नर्व कंप्रेस होगी तो इरिटेट होगी और पूरे पैर में जहां भी उसको फोर्स है आपको पेशेंट को दर्द होएगा। ठीक है, तो मैंने बोला लेकिन कॉमनली जो होता है वो आपको पोस्टीरियर लेटरल वाला देखने को मिलेगा, नर्व रूट कंप्रेशन में। सबसे पहले बोला डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोट्रूजन। तो जनरली तो जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ी कि डिस्क में दो स्ट्रक्चर्स होती है, एनुलस फाइब्रोसिस जनरली जो न्यूक्लियस पल्पोसा है उसको बाहर नहीं आने देता। बट अगर किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में ड्यू टू एनी रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अगर इसमें ब्रेक हो जाता है एनुलस फाइब्रोसिस में, थोड़ा सा भी ब्रेक या पूरा ब्रेक अगर हो जाता है, तो जब आपकी बॉडी का वेट, डिस्क मैंने बोला कि जेली लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस वाली, और इसमें बहुत हाई वाटर कंटेंट होता है, तो आप उसको कंप्रेस करो तो इजीली वो बाहर निकल के आ जाएगी। तो जब ये हार्ड वाली बाउंड्री जो है ब्रेक हो गई, तो जब आपकी बॉडी का वेट उस पर पड़ेगा, आपके आसपास की मसल्स की टेंशन उस पर पड़ेगी, ऑब्वियसली जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में आते हो, चलते हो, फिरते हो, तो स्पाइनल कॉर्ड से ही हमने अभी पढ़ा वेट ट्रांसमिशन होता है। तो अगर बॉडी का जब वेट पड़ेगा तो वो क्या होगा, कंप्रेस होएगी, और कंप्रेस होके जो ये जेली लाइक बलून लाइक है न्यूक्लियस पल्पोसस, ये जो है बाहर आएगा, और ये बाहर आएगा तो क्या करेगा, बाहर आके जो दूसरे स्ट्रक्चर्स लोकेटेड है मेनली स्पाइनल नर्व्स उनको कंप्रेस करेगा। तो इसकी स्टेजेस भी हम एक बार देख लेते हैं इमेज में। मैम, हाँ जी मैम ये कॉमन पोस्टीरियर लेटरली क्यों होता है सर?
कॉमन पोस्टीरियर लेटरली ही क्यों होता है? वो तो स्ट्रक्चरल है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम की स्ट्रक्चर वैसी होती है कि पोस्टीरियर लेटरली कॉमन होता है, क्योंकि हमारा पोस्चर ऐसा है बैठने का, स्पाइनल कर्व्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, लॉर्डोटिक उसमें प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से, क्योंकि एंटीरियरली भी होता है, बट कॉमन जो है वो पोस्टीरियर लेटरली होते हैं। आपकी मेनली सर्वाइकल और वर्टिब्रल जो लंबर वाली है वो इस तरह से लॉर्डोटिक उसमें प्रेजेंट होती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस इस वजह से होते हैं, वो वेज शेप में ऑलरेडी हो जाती है डिस्क, तो इस वजह से चांसेस होते हैं कि पोस्टीरियरली ज्यादा निकलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट लॉर्डोटिक कर्व। ये इमेज बड़ी करनी पड़ेगी, आपको दिख रही है? मैम दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ, आप अपने स्क्रीन जूम कर सकते हैं वैसे। ओके, तो स्टेजेस इसमें हमने बोला डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है। सबसे पहले स्टेज 1। स्टेज 1 में आप देख सकते हो कि एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो पूरा ब्रेक नहीं हुआ है, उसमें एक बहुत जरा सा ब्रेक है, तो उसकी वजह से भी जब बॉडी का वेट बढ़ेगा या कोई भी टेंशन होगी, न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा बाहर आ रहा है, न्यूक्लियस बाहर आ रहा है, तो यहाँ से ओवरऑल डिस्क जो है वो भी बाहर आ रही है, तो इसको आप बोलते हो डिस्क बल्ज, जिसमें पूरा मतलब कुछ फाइबर्स, कुछ स्ट्रैंड्स जो है एनुलस फाइब्रोसिस के ब्रेक हो गए हैं और न्यूक्लियस थोड़ा सा बाहर आ रहा है, उसकी वजह से डिस्क थोड़ी बाहर आ गई, डिस्क बल्ज, विच इज स्टेज 1, जिसमें प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं होगी। फिर उसके बाद तो ये आपके ट्रैक्शन का केस हो सकता है, इसमें आप ट्रैक्शन लगाओगे। दूसरा होता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या है कि बस एक बाहर वाली बाउंड्री जो है एनुलस फाइब्रोसिस की वो बच गई, बाकी सब ब्रेक हो गया, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो काफी बाहर आ रहा है, मतलब बाहर बिल्कुल एक्सपोज नहीं हो रहा बट बाहर आ रहा है, इसको बोलते हैं डिस्क प्रोट्रूजन, इस स्टेज को। तो इसमें भी अभी आपके ट्रैक्शन देने के लिए परफेक्ट स्टेज है। फिर होता है स्टेज 3, जिसमें पूरा एनुलस फाइब्रोसिस ब्रेक हो गया, पूरी बाउंड्री ब्रेक हो गई और न्यूक्लियस जो है बाहर निकल गया है, बट इंटैक्ट है, अंदर वाले न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, कोई फ्रेगमेंट नहीं टूटे उसके, बट बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं डिस्क एक्सट्रूजन। ठीक है, तो इसमें आप कुछ जगह कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, कुछ जगह रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, या फिर आप विद प्रिकॉशन यूज कर सकते हो, ये हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस में या टेक्निक में। ठीक है, तो यहाँ पे आप विद प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो 4th स्टेज है इसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या है कि आपके बाहर तो आ ही रहा है और देखो कुछ फ्रेगमेंट्स उसके जो है टूट के अलग हो गए हैं, तो ये फ्रेगमेंट्स ऑब्वियसली फिर बहुत सीरियस वाली कंडीशन है, इसमें या तो सर्जिकल वो कराना पड़ेगा रिपेयर, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर आप ट्रैक्शन लगाओ तो फ्रेगमेंट वापस जाके रियलाइन हो जाए और हील हो जाए, मतलब वेरी लेस चांसेस, और इसमें आप जनरली ट्रैक्शन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं। वैसे यहाँ पे हमें डिस्क प्रोट्रूजन या डिस्क प्रोलैप्स नहीं पढ़ना, बट ये आपको समझाने के लिए सब बता दिया। आपको सिर्फ इतना समझना है कि एनुलस फाइब्रोसिस में अगर कोई ब्रेक हो तो न्यूक्लियस क्योंकि जेली लाइक है तो वो प्रेशर की वजह से बाहर आ जाता है, तो दूसरे की जगह में आ गया, तो जो वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको इरिटेट करेगा। तो ये हो गया डिस्क प्रोलैप्स। तो डिस्क प्रोलैप्स में अगर हम ट्रैक्शन लगाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा, बताओ, आप बताइए क्या हो सकता है, ट्रैक्शन लगाएंगे तो क्या चेंजेस आएंगे? कोई भी बताओ अपने मन से जो आपको लगे। हम रियलाइन हो जाएंगे डिस्क, तो हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैम वो कंप्रेशन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उस पर, जब हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे वो फिर से उसका जो एरिया है वो अपना दोबारा रिगेन कर लेगा और वापस ठीक हो जाएगा। टाइप ऑफ डिस्क बल्ज, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद जब आप ट्रैक्शन अगर अप्लाई करते हो तो ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि जो ये न्यूक्लियस बाहर निकल के आपकी जो नर्व्स है उनको कंप्रेस कर रहा था, जब आप ट्रैक्शन लगाओगे तो क्या होगा कि सेपरेशन बढ़ेगा, दो वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में सेपरेशन बढ़ा तो दोनों के बीच में जगह बढ़ेगी तो जो डिस्क है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, और वो जो न्यूक्लियस है क्योंकि वो ऑब्वियसली इजिली रिप्लेसेबल है, बाहर चला जाता है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर नेगेटिव होगा तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा। बट ऑब्वियसली ये इफेक्ट परमानेंट नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने एक बार लगा दिया 10 बार लगा दिया तो वो फिर वहीं रहेगा, वो फिर पेशेंट उस पर बॉडी वेट डालेगा और फिर या फिर कोई जर्की कुछ भी मूवमेंट ऐसे वाले काम करेगा तो फिर वो डिस्प्लेस होकर फिर बाहर जाएगा, फिर आप ट्रैक्शन लगाओगे फिर अंदर आएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ बहुत सारी और भी मोडालिटीज, बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो है वो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि क्योंकि वो न्यूक्लियस जो है बाहर निकल रहा था, उसने नर्व को कंप्रेस किया, लेकिन जब आप ट्रैक्शन लगाते हो तो ट्रैक्शन से क्या होगा, स्ट्रक्चर्स डिकम्प्रेस होंगी, ऑब्वियसली सेपरेशन बढ़ेगा और जो डिस्क है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, वो न्यूक्लियस को जो है वापस अपनी जगह पे रियलाइन हो जाएगा। तो उसको लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन।
एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन फोर्स, इससे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ वर्टिब्रा, उससे क्या होगा, प्रेशर विद इन द डिस्क, उससे क्या होगा, न्यूक्लियस विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हाँ जी, उससे क्या होगा, डिकम्प्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। हाँ जी बोलो मैम। डिस्क प्रोट्रूशन का मैम स्टेज का कैसे पता चलता है कि कौन सी स्टेज पे? बेटे वो जब आप जैसे अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप तो डायरेक्टली कभी भी मशीन नहीं लगाओगे ना, उससे पहले आप उसका असेसमेंट करते हो पूरा बहुत, और असेसमेंट की जो प्रोसेस है वो कभी भी एक दिन में भी पूरी नहीं होती, तो आपको मिनिमम 2 to 3 days डिपेंड ऑन दी, अगर न्यूरो का केस होता है तो आपको 5-10 दिन लगते हैं पूरा उसको एग्जामिन करने में, और ऐसे वाला केस होगा तो आप उसका एग्जामिनेशन पहले करोगे, असेसमेंट पहले करोगे, असेसमेंट की सारी स्टेजेस होती हैं जो आप आगे चल के पढ़ोगे, तो उसी में एक स्टेज आती है एंड में, और पहले तो कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो आप 3rd ईयर में पढ़ोगे कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या स्पेशल टेस्ट करने हैं। स्पेशल टेस्ट मतलब जिनको आप परफॉर्म करते हो, अगर आपने पहले पता नहीं 1st ईयर में कोई पढ़ा होगा कि नहीं, ऐसा जिनको आप परफॉर्म करते हो तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसमें नर्व कंप्रेशन है या फिर इसमें ये वाली मसल टियर है, तो वो परफॉर्म करते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होती है ऑन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पार्ट में आप MRI जो है वो देखते हैं उनके, तो जाहिर सी बात है MRI में आपको इजीली अगर प्रोट्रूजन होती है तो पता चलता है। जो इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स है, जो आपकी रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स होती है, उनसे आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है। या हो सकता है कि पेशेंट MRI करवा के, क्योंकि अगर ऑर्थोपेडिशियन ने उसको प्रेस्क्राइब कराया तो आपके पास MRI लेके आएगा, रिपोर्ट भी लेके आएगा, तो आपको उससे पता चलेगा कि कौन सी स्टेज पे। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, डिकम्प्रेशन ऑफ द न्यूरल स्ट्रक्चर्स। न्यूरल स्ट्रक्चर्स वही जो भी नर्व और जो भी लोकेटेड है। ठीक है, अब इसमें लिखने के लिए आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। अगर आपको लगे कि ये तो बुक में जो लिखा है वही लिखना है याद करके, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने लिखा है वही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको समझ लो, जिस इस चीज को बस कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, आप इसको एग्जाम में चाहे जिस तरह से लिखो बस ये कन्वे होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद और क्या, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, वो हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस में ही पढ़ेंगे। चलो इसको करेंगे डिस्कस। और यार हाँ जी, एनुलस फाइब्रोसिस की बाउंड्री ब्रेक एग्जैक्टली कैसे मतलब क्यों होती है? ब्रेक एग्जैक्टली मैंने बोला बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ट्रॉमेटिक हो सकता है, चोट लग गई, जॉक आ गया सडन। जनरली आपने अगर कोई किसी ने देखा भी हो कि अपने घर में कभी सुना हो रिश्तेदार में कि वजन खींच रहे थे, बेड खींच रहे थे या कुछ हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे थे, कमर में दर्द हो रहा है तब से, तो जब ऐसे वाली चीजें जो भी करते हो, अगर स्पोर्ट्स खेलते हुए कोई जॉक आ जाए या कुछ वजन खींचते हुए, तो उन सब केसेस में, या फिर जैसे एज इंक्रीज होती है डिजनरेटिव चेंजेस के साथ, तब आपका ये एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो रप्चर हो सकता है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कॉज। वैसे आप जब ये डिस्क पढ़ आई हुई, मतलब ये प्रोलैप्स वाला पूरा टॉपिक है जो आप पढ़ते हो शायद 3rd ईयर, इसमें कुछ याद आएगा तो ऐड करेंगे। सेकंड हो सकता है डिजनरेटिव डिस्क डिजीज। इसके नाम से बताओ क्या समझ आ रहा है? मैम जो डिस्क को डिजनरेट कर रहे। हाँ, ये किन लोगों में देखने को मिलेगी? स्पेलिंग गलत होगी, डिजनरेटिव की बात सही करें मैम। ओल्ड पेशेंट, यस, एल्डरली पॉपुलेशन जो जैसे एज होती रहती है अब अराउंड, अब आजकल तो 40 के बाद ही 45 या 50 उस पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलेगी। डिजनरेटिव डिस्क डिजीज में जनरली होता क्या है कि क्योंकि जैसे जैसे बॉडी जो है वो, अगर कोई भी सब्जेक्ट है एल्डरली उसमें जाता है तो बॉडी का वाटर कंटेंट आपको पता है कम हो जाता है, स्किन में चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो सिमिलरली जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसका भी वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो उसका मैंने बोला कि मेनली वो जो है वाटर से ही बनी होती है अराउंड 80%, तो उसका भी वाटर कंटेंट कम हो जाता है। तो अब होगा क्या, ये वर्टिब्रा है और ये वर्टिब्रा है, इनके दोनों के बीच में डिस्क प्रेजेंट है, अभी ये नॉर्मल एडल्ट में है। ठीक है, अब जैसे डिजनरेटिव एज आएगी तो क्या होगा, हमने बोला वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, पास पास आ गए दोनों वर्टिब्रा। तो डिस्क जो है क्योंकि वो छोटी हो गई, क्योंकि उसके कंटेंट जो था वो कम हो गया, तो डिस्क छोटी हो गई, वर्टिब्रा पास पास आ गए। तो उससे भी क्या प्रॉब्लम होगी, उससे भी यही प्रॉब्लम होगी कि जो नर्व्स निकल के जा रही थी उनको सफिशिएंट स्पेस मिल रहा था पहले,
स्पाइनल कॉर्ड, जो ड्यूरल स्लीव है, उसकी जो भी कवरिंग्स है, उनको सफिशिएंट स्पेस मिल रहा है। बट जब ये स्पेस इतना है यंग पॉपुलेशन में या नॉर्मल लोगों में, लेकिन जब एज हुई तो फिर ये स्पेस इतना हो गया, तो जाहिर सी बात है जो न्यूरल स्ट्रक्चर्स है उनके लिए स्पेस कम हो गया, तो वो कंप्रेस हो गई। तो इसका डिजनरेटिव डिस्क डिजीज में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे डिजनरेटिव डिस्क डिजीज को? एल्डरली लिख रही हूँ, बट आजकल तो ये 45 उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, एल्डरली पॉपुलेशन, या ऐसे लिख नहीं सकते मतलब, क्योंकि ये उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। मैम हाँ जी, इंडिजन, हाँ जी बोलो। जैसे यंग एडल्ट्स हैं उनमें भी डिहाइड्रेशन की कंप्लेंट रहती है। हाँ, उनमें भी अगर वाटर कंटेंट कम हो सकता है, तभी मैंने इसमें एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो हटा दिया। बट जनरली क्योंकि डिजनरेट, देखो एक तो जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमन आप सुनते हो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, हर कोई बोलता है मुझे सर्वाइकल है ना, आपके रिश्तेदारों में या फ्रेंड्स में कुछ लोगों ने बोला होगा कि यार सर्वाइकल। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस वैसे इट इज अ डिजनरेटिव डिजीज जो एक एज के बाद होती है। बट ऑब्वियसली अगर मैं हूँ, अगर मेरा कैल्शियम लेवल सही नहीं है, तो मेरी बोन को कैल्शियम नहीं मिल रहा, तो अभी भी वो डिजनरेटिव चेंजेस मुझ में हो सकते हैं। तो वो डिजनरेटिव उनको बोलेंगे जो वैसे कॉमनली होनी चाहिए एक एज के बाद, बट वो यंग एज में भी हो सकती है अगर उस पर्टिकुलर चीज की आपकी बॉडी में कमी है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? इन डिजनरेशन क्या होगा? वाटर कंटेंट, फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट ऑफ द डिस्क, वाटर कंटेंट ऑफ द डिस्क। उससे क्या होगा? रिडक्शन इन वाटर कंटेंट ऑफ द डिस्क विल रिड्यूस इन साइज, रिड्यूस इन साइज। आप चाहो तो इसको अपनी तरह से फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एक सेकेंड से थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। इस साइज में रिड्यूस हो गई। उसके बाद इसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस्ड स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रेज, एडजेसेंट वर्टिब्रा, ओह गॉड, तो less space will be available for neural structures। उसकी वजह से क्या होगा? जाहिर सी बात है, compression of those structures, उससे क्या होगा? सिम्टम्स क्या होंगे? कुछ भी हो सकते हैं। पेन, मेनली अगर नर्व कंप्रेस हो रही है तो रेडिकुलर पेन हो सकता है। रेडिकुलर पेन आपको पता ही होगा कि जो नर्व का जो कोर्स होता है पूरा उसमें पेन रेडिएट करे। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं? मसल स्पाज़म हो सकता है। सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। पेन में भी कोई बोलेगा चींटियां चल रही है, जैसे नंबनेस हो रही है, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन है। जनरली नर्व का जो पेन होता है वो उसी तरह का होता है। तो इसके केसेस में लोग आपको यही बोलेंगे कि पैर में मेरे जैसे चींटियां चलती हैं, या पैर में कुछ सुन हो जाता है, पैर, इस तरह की कंप्लेंट इनिशियल स्टेज में हो सकता है। सिर्फ यही बोलें कि कमर से शुरू होता है, पूरे पैर में दर्द जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने इसका मैकेनिज्म लिख दिया बेसिक सा। अगर इसमें आप ट्रैक्शन लगाओगे तो क्या होगा? ट्रैक्शन फोर्स। चलो आप बोलो, फिर मैं लिखती हूँ। मैम मसल पेन भी हो सकता है इसके कारण? जी मैम, मसल पेन भी हो सकता है इसके कारण? बिल्कुल, मसल स्पाज़म होगा इसके कारण, क्योंकि नर्व कंप्रेस हो रही है, तो नर्व इरिटेट अगर होगी तो उस आसपास का जो एरिया है वो स्पाज़म में चला जाएगा। ये हम मसल स्पाज़म अभी पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाले में। और मैम हम जनरली देखते हैं कि S1 नर्व कंप्रेस होती है ज्यादातर और रेडिएट करती है वो पूरे लेग में। मैम S1 ही ज्यादातर क्यों इतना कॉमनेस्ट कोर्स क्यों है? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो जैसे सर्वाइकल में होता है C5 C7 आई थिंक, उसके बीच का जो एरिया होता है वो, उसमें ज्यादा प्रोलैप्स के चांसेस होते हैं। सिमिलरली लंबर में जो होता है वो L3 L4 के या बीच में, आप सैक्रल बोल रहे हो, बट L3 L4 के बीच में आई थिंक कॉमन जो
जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे प्रोलैप्स होने के, वो इसलिए क्योंकि यहाँ सर्वाइकल वाला भी बता देती हूँ क्यों, क्योंकि जब आप मोबिलिटी करते हो, रोटेट कर रहे हो, फ्लेक्स कर रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा हाइपर मोबाइल पार्ट है। सिमिलरली लोअर में भी जो हाइपर मोबाइल पार्ट होगा, जब मोबिलिटी में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होगी वहाँ पे जो है डिस्क प्रोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस ये है। बट वैसे जो भी चीज़ें हमें पता चलती है, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं ना कि इट इज़ कॉमन एट दिस लेवल, या तो उसके इस तरह के रीजन हो सकते हैं, या उनमें होता है कि वो रिसर्च फाइंडिंग के बेस पे होती है, जो देखा गया, जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे बोल दिया जाता है। सपोज अगर 100 लोगों का सैंपल लिया तो 100 में से आया कि 80 जो है उनमें L3 L4 है, तो फिर उसमें आप बुक में उसको लिख सकते हो बेस्ड ऑन दिस रिसर्च कि ये दिस इज द कॉमनेस्ट फाइंडिंग। तो बुक्स में भी इसी तरह से लिखा होगा। नहीं जा रहा, आप नहीं जा रहे, ऐसे ही जो मैं लिखती हूँ ऐसे फ्लो में क्या होगा ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद। बोलो मैम रिपीट करना एक बार आप। ये जो हमने लिखा है डिजनरेटिव डिस्क डिसीज में, ये हमने लिख दी 3 लाइन में कि ये प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से सिम्टम्स आ गए। अब ट्रैक्शन अप्लाई करके क्या क्या होंगे, मतलब इसको एक रिवर्स में लिखोगे कैसे, क्या होगा ट्रैक्शन अप्लाई करने से फायदा? मैम वहाँ पे न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर सही होगा। और कुछ बताओ यार, और कुछ? मैम जो स्पेस रिड्यूस हुआ था वो इंक्रीज हाँ, हो वो जाएगा। पहले वाला ही तो है कि सेपरेशन बढ़ेगा वर्टिब्रा का, स्पेस बढ़ेगा उनके बीच, सेपरेशन बिटवीन दी वर्टिब्रा, स्पेस उसकी वजह से क्या होगा, स्पेस इंक्रीज होगा। स्पेस इंक्रीज होगा तो जो स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो रही थी वहां से वो डिकम्प्रेस हो जाएंगी। मैं तो कुछ नहीं ऐसे बोलने वाला, डिकम्प्रेस या डिकम्प्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है ओके, नेक्स्ट इज थर्ड, अगर लिखेंगे तो थर्ड इज फैसेट जॉइंट पैथोलॉजी। फैसेट जॉइंट पैथोलॉजी, फैसेट जॉइंट आपको पता चल गया कौन से होते हैं, है ना, सुपीरियर इंफीरियर फैसेट्स के बीच में जो बनते हैं। तो फैसेट जॉइंट पैथोलॉजी में सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब अगर आप डिस्क प्रोलैप्स में यूज कर रहे हो तो आपको एंगल ऑफ फुल एंगल चेंज करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। फैसेट जॉइंट पैथोलॉजी में जो सबसे कॉमन कंडीशन जो देखने को मिलती है वो मिलती है हाइपोमोबिलिटी ऑफ फैसेट। हाइपोमोबिलिटी से तो बहुत इजी है, नाम से समझ आ रहा है, बताओ। मैम मतलब वहाँ पे मोबिलिटी कम है। हाँ, रिडक्शन इन मोबिलिटी, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिल रही है फैसेट जॉइंट्स में। तो इससे क्या होगा कि जब आप ट्रैक्शन अप्लाई करोगे तो जनरली फैसेट जॉइंट जो होते हैं वो आपकी बॉडी का 20% जो वेट है वो ट्रांसमिट उनके थ्रू होता है, फैसेट के थ्रू, और बाकी 80% कहाँ से होता है? मैम वर्टिब्रल बॉडी। यस, वर्टिब्रल बॉडी, या जो उसको आप इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बोलते हो, तो वर्टिब्रल बॉडीज के बीच का जो जॉइंट है तो 20% अराउंड होता है फैसेट जॉइंट। तो हाइपोमोबिलिटी में क्या होता है कि अगर फैसेट, बहुत लोगों में आपको देखने को मिलेगा, आपने वीडियोस में देखा होगा कि लोग ऐसे फैसेट जॉइंट को अनलॉक करते हैं एकदम से जॉक लगा के, या बहुत सारी टेक्निक्स होती है, मोबिलाइज करते हैं फैसेट जॉइंट को। तो इसमें भी ट्रैक्शन अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें फैसेट जॉइंट के लिए आपको एक तो टेंशन ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, फोर्स ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पहले ट्रैक्शन अप्लाई करोगे तो पहले वर्टिब्रा का सेपरेशन होगा, उसके बाद फैसेट जॉइंट का नंबर आएगा। तो फैसेट जॉइंट को जब आप सेपरेट करोगे तो उनके बीच में ग्लाइडिंग होगी, तो इससे उनकी मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन फोर्स, इससे क्या होगा, ज्यादा फोर्स यूज करनी पड़ेगी, वो मैंने लिख दिया, आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। लीड्स टू द इंक्रीज इन मोबिलिटी, इसकी वजह से मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, आप पैच जॉइंट पे फोकस करना है तो आपको अपनी स्ट्रक्चर्स का नेक का लोअर लिम्ब का एंगल चेंज करना पड़ेगा, वो हम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद एक ही चीज़ बची है मसल स्पैज़म, वो आने वाली क्लास पढ़ेंगे। मैम अच्छा, आप ये बताओ मुझे कि ऐसे वाले मेथड से ठीक है या फिर वैसे वाले जो पीपीटी वाले